नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। भाई साहब, मैं अमेरिका से बोलता हूँ। इसके लिए मुझे बोलना पड़ता है कि मैं भारत से नहीं अमेरिका से बोलता हूँ। मैंने सोचा कि आप युवा धन के लिए कुछ ऐसा एक आर्टिकल्स मुझे दबकार आजकल 30 दिसंबर 2024 में रविंद्र भाई पारेख ने लिखा मुझे मिला। तो रविंद्र पारेख 2020 में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा ड्रग मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी पर सेशन कोर्ट ने जुर्माना लगाया। यह आर्टिकल आप सबको सच में जानना चाहिए कि क्या देश की हालत है, क्या गुजरात की हालत है, क्या युवाओं की हालत है, और क्या कोर्ट कर रही है, क्या पुलिस कर रही है, क्या राजकारणी कर रहे हैं। ये आर्टिकल्स आपके लिए बहुत उपयोगी हैं कि सेशन कोर्ट ने जुर्माना लगाया और सज़ा सुनाई, फिर इसमें शराब मिला दी गई और अब स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में नशीली दवाओं का प्रचलन बढ़ गया है। जब आरोपियों के पास से व्यावसायिक मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ है तो उनकी दया से बचा नहीं जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में गृह युद्ध पैदा करने में ड्रग्स एक प्रमुख हथियार हैं। हुआ यूं कि थाने के आरोपी अपनी कार में 342 ग्राम एमडी ड्रग्स लेकर आ रहे थे और अपराध की रिपोर्ट अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में की गई थी। जब क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि ये ड्रग्स शाहपुर पहुंचाई जानी है तो उन्होंने छापा मारा और 4.16 लाख कैश समेत 34 लाख की ड्रग बरामद की, जिसकी एफएसएल रिपोर्ट पॉजिटिव आई और अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने 4 में से 3 आरोपियों को 12 से 15 साल की सज़ा सुनाई और प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और चौथा आरोपी फरार हुए। अगर मामला ऊपरी अदालत में चलता है तो आरोपियों की सज़ा बदल सकती है या उन्हें बरी किया जा सकता है। यह तो समय ही बताएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि गुजरात की 1600 किलोमीटर की लंबी तटरेखा बॉर्डर्स ड्रग लैंडिंग हब बन गई हैं। जहां 1 किलो ड्रग की कीमत 1 करोड़ रुपये चल रही है, वहीं दिसंबर के अंत तक हजारों करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की जा चुकी हैं और गुजरात में नशीली दवाओं की तस्करी के केंद्र राज्य के बंदरगाह और समुद्र तट हैं। और गुजरात की समुद्री सीमा के जरिए ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ड्रग्स की तस्करी की जाती है। यहाँ से यह देश के कई स्थानों पर पहुँचती हैं और जन्म क्योंकि गुजरात मॉडल की मैं बात करता हूँ कि गुजरात मॉडल में क्या हो रहा है। शिक्षण तो खत्म हो गया है, अभी क्या बचा वो आप पर छोड़ देता हूँ जाने। चलो कि जनवरी से नवंबर तक केवल कच्छ पुलिस ने 113.56 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। इसके अलावा वर्ष के दौरान पूर्वी कच्छ से 253.75 करोड़ की विभिन्न दवाएं बरामद की गई, जबकि पश्चिमी कच्छ से 430.37 करोड़ की राशि जब्त की गई। और कच्छ से इतनी सारी ड्रग्स बरामद हो चुकी हैं, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद सुरक्षा एजेंसियां यह पता नहीं लगा सकी हैं कि ये ड्रग्स कौन मंगवा रहा है और किसे भेजा जा रहा है। 2024 की शुरुआत में कलकत्ता से लेकर गुजरात तक 200 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और जून की शुरुआत में एटीएस ने गांधीधाम के खारी रोहर से 130 करोड़ रुपये कीमत के कोकीन के 13 पैकेट जब्त किए थे, जिनमें ही जखौ के समुद्री इलाके से हेरोइन के 19 पैकेट जब्त किए गए थे। 13 अक्टूबर को अंकलेश्वर से 5000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और अंकलेश्वर की अवकार फार्मा कंपनी से 500 किलो कोकीन जब्त की गई। 16 नवंबर को एटीएस और एनसीबी की टीम ने कोस्ट गार्ड की मदद से पोरबंदर समुद्र से 700 करोड़ रुपये कीमत की 700 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई थी और ड्रग्स को ईरानी नाव से लाया गया था।
इसके अलावा साल के दौरान बीएसएफ जवानों ने जखौ के तट से ड्रग्स के 272 पैकेट जब्त किए और 480 अवैध पैकेट भी पाए गए। और गुजरात में न सिर्फ नशे को महिमा मंडल किया जाता है, बल्कि शराबबंदी के बावजूद मांडवी तट पर पर्यटकों को खुलेआम शराब के ब्रांड बेचने की खबरें भी आती रहती हैं। गुजरात में शराबबंदी का कितना असर होगा ये तो अधिकारी ही जानते हैं, लेकिन मांडवी बीच पर विक्रेताओं ने स्कूटर पर बोतलें और डिब्बे रखकर अलग अलग ब्रांड की शराब बेचने का नया प्रयोग शुरू किया है। पर यह आओ आओ चिल्लाकर पर्यटकों को शराब खरीदने के लिए आकर्षित करती हैं। मतलब लेडीज़ की मैं बात करता हूँ, उन्होंने जो लिखा है आर्टिकल वो मैं हिंदी में आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि मांडवी तट पर शराब प्रेमियों को विस्की, जीन, बियर, प्रतिबंधित शराब बेचे जाने का वीडियो वायरल हो गया है और डिक्की में शराब को बोतल बंद कर बेचते देखा जा सकता है। यात्री के उतरते ही वह पूछता है आपको कौन से ब्रांड चाहिए और अलग अलग ब्रांड पूछ कर लाए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस को इस नीलामी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे मांडवी बीच गोवा के समुद्र तट जैसा दिखने लगा है, क्योंकि गोवा में शराब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैसे ही यहाँ शराब ऐसे बेची जाती है जैसे यहाँ शराब पर कोई प्रतिबंध ही नहीं है। ऐसे में वहाँ शराब पर प्रतिबंध नहीं है कि बिकती भी नहीं है, तो समझ नहीं आता कि कैसे मान लिया जाए कि गुजरात में शराब पर प्रतिबंध है। जिस तरह शराब कीमती है, उसी तरह गुजरात में मिलावटी सामान भी बेशर्मी से बेचा जाता है। और अब खबर यह है कि सुमुल के एक गराज मालिक नकली घी की फैक्ट्री चलाता पकड़ा गया और गराज द्वारा पाम तेल और वनस्पति तेल के मिश्रण को गर्म करके नकली घी को सुमुल नाम से बेचा जाता था। और पुलिस ने 68,000 रुपये के कीमती डुप्लीकेट सुमुल घी के 108 डिब्बे, 30,000 रुपये कीमत की पैकिंग मशीन समेत लाखों की कीमत जब्त की हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि नकली घी पकड़ा जाए। यह काम करता है, लेकिन कहा जाता है कि ताड़ का तेल दिल के दौरे सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। हालांकि स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण इसका सेवन फरसाण, मिठाइयों और बिस्कुटों में भी बिना किसी रोक टोक के किया जाता है। और मिलावट की एक और खबर 28 दिसंबर को आई। बनासकांठा खाद्य एवं औषधि विभाग के पालनपुर, थारा और थराद में जांच के दौरान हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और जैसी मसाला फसलों में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग पाया। अब स्थिति मिलावटी और खतरनाक खाद्य पदार्थों से पेट भरने जैसी हो गई है। ये बदमाश हमारे ही गुजराती हैं। ये जानते हैं कि मरने के बाद उनके साथ एक भी रुपया नहीं आएगा। हालांकि उन्होंने किसी भी तरह से हराम की कमाई से अपना पेट भरा है, और अगर ऐसा करने से किसी के पेट को खतरा होता है तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। आप कितने भी सावधान रहे, कहीं न कहीं अस्वस्थ चीज़ें शरीर में प्रवेश कर खतरा पैदा कर देती हैं। अगर आप इसका इलाज कराने जाते हैं तो यह भी असली नहीं होता, क्योंकि नकली डॉक्टर हमें नकली दवाएं देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में एक ही विकल्प बचता है और वह है समय से पहले मर जाना। तो अगर स्वास्थ्य विभाग है तो सही है, लेकिन अगर उसे अपना स्वास्थ्य सुधारना है तो जनता का ख्याल रखना चाहिए। या और क्या चाहिए। इससे भी अधिक दुख की बात यह है कि असीमित कमाई के लालच में लोग खुद ही लोगों को नकली मिलावटी खाना खिलाकर उनसे दुश्मनी निभा रहे हैं। दूसरी समस्या यह है कि लोगों के पास कोई आवाज़ नहीं है। एक वर्ग ऐसा है जिसे कोई शिकायत नहीं है, और दूसरा वह है जो बैठता है तो लेकिन बोलने को तैयार नहीं है। उसे आर्थिक लाभ के अलावा किसी और चीज़ में कोई दिलचस्प नहीं है। इनकी नज़र वेतन आयोग के बढ़ते आंकड़ों पर हैं और शिक्षकों को इससे बाहर नहीं रखा गया है। यह शिक्षा की कीमत पर शोषण को बढ़ा देता है। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति सूरत में ही औसतन 48 छात्रों पर एक शिक्षक हैं। इतनी शिक्षित बेरोजगारी के बावजूद हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। सीमित स्कूलों में लगभग 1.91 लाख छात्रों के मुकाबले 4,010 शिक्षक हैं। मराठी माध्यम
कि प्रत्येक 39 पर एक शिक्षक हैं, जबकि गुजराती माध्यम में प्रत्येक 43 पर एक शिक्षक हैं। और सबसे खराब स्थिति अंग्रेजी माध्यम की है, जहाँ 156 छात्रों पर सिर्फ एक शिक्षक हैं। और जुलाई 2024 तक समिति ने 5,569 5569 शिक्षकों की स्थापना को मंजूरी दे दी है, लेकिन शिक्षक केवल 4,010 हैं, यानी 1,559 शिक्षकों की कमी है। गुजरात में यह घटना 2017 से चल रही है, लेकिन गति कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन द्रव्यमान फिट नहीं बैठता। सवाल यह है कि क्या शिक्षकों या उनकी यूनियनों को इनसे खिलाफ कुछ करना होगा। हालांकि शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्य करने में कुछ अनिच्छा रही है। बोर्ड परीक्षा में पेपर चेकिंग में कुछ शिक्षक उपस्थित नहीं रहते हैं। बोर्ड ने इन पर भारी जुर्माना लगाया तो गवर्निंग बॉडी ने आवाज़ उठाई। सभी जानते हैं कि शिक्षकों की संख्या कम है। ज्ञान सहायक मीन्स विद्या सहायक मौजूद नहीं है, इसलिए उसे पूरा काम करना मुश्किल है। ऐसे में शिक्षण कार्य पहले शिक्षकों की कमी पूरी करे, फिर अनुपस्थिति के लिए शिक्षकों को दंडित करे। जैसा प्रस्तुत किया गया है कि यह दंड नहीं होता तो निकाय की आवाज़ नहीं सुनी जाती। सत्य तो यह है कि जब तक नाक न दबाई जाए मुंह नहीं खुलता। और मज़े की बात यह है कि गुड़ को हम हांडी में तोड़ते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सब में सरकार का कोई हाथ है। सरकार को इसके बारे में क्या पता है, या पूरा दाल ही काली है। वो लिखने वाले हैं रविंद्र भाई पारेख, उसको मैं सलाम करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल आपके लिए लिखा है, सच है, ईमानदारी से लिखा है। ऐसे लिखने वाले लेखक को मैं शत शत सलाम करता हूँ। जागना आपका काम है, सोना भी आपका काम है, कुंभकर्ण भी बनना आपका काम है। अगर देश में इसी तरह की सरकारें चलने वाली हैं तो ये सरकारें आपको 140 करोड़ की प्रजा को मुबारक। धन्यवाद। चंद्रकांत भट्ट।